नमस्कार दोस्तों, कायल हिंदी एजुकेशन चैनल पर मैं बाबूलाल कायल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है संधि। और पिछली बार हमने पिछला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था वर्ण विचार का। मैंने आपको उस समय में चर्चा की थी कि व्याकरण में सिर्फ 3 ही खंड होते हैं, 3 ही प्रकार से हम अध्ययन कर सकते हैं, 3 ही प्रकार से हम अध्ययन करते हैं कि 3 बिंदु होते हैं महत्वपूर्ण, जिनमें संपूर्ण जो व्याकरण वो समाहित रहती है। मैंने बताया था आपको, एक तो वर्ण विचार, उसके बाद में शब्द विचार और उसके बाद आता है अपना वाक्य विचार। तो हमने वर्ण विचार के बारे में अध्ययन कर लिया था, हमने पूरा वर्ण विचार पढ़ लिया था हमने वर्ण विचार। और उसके बाद में हम लेंगे शब्द विचार। तो हम चालू करते हैं आज शब्द विचार से। और तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा वाक्य विचार। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वर्ण विचार एकदम से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने इसमें 9 वीडियो बनाए थे, तो 9 वीडियो आप देखिए। लास्ट 9 वीडियो में मैंने जो प्रश्न डाले हैं, जो सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न डाले हैं उसमें, तो अति महत्वपूर्ण उनका मैंने कलेक्शन किया था, वो डाले हुए हैं 9 वीडियो में। तो आप हमारे चैनल पर कायल हिंदी एजुकेशन पर जाकर प्ले लिस्ट में आप उनको सर्च करके देख सकते हैं। इसमें पूरा का पूरा ये वर्ण विचार है वो दिया हुआ है, एक जगह आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तो आज हम शुरू करते हैं शब्द विचार। तो दोस्तों शब्द विचार में शुरू करते हैं हम शब्दों का, पहले देखेंगे हम शब्दों का निर्माण, किस तरह से शब्दों का हम निर्माण कर सकते हैं। तो शब्दों का निर्माण करने के लिए दोस्तों हमें 4 प्रकरणों की आवश्यकता होती है। 4 प्रकरण होते हैं, उनके द्वारा हम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। वो कौन कौन से होते हैं देखिए। पहला होता है एक संधि। संधि के द्वारा हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। और दूसरा होता है समास। समास के द्वारा भी है नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा होता है दोस्तों उपसर्ग। और चौथा होता है प्रत्यय। इन चारों के द्वारा हम नवीन शब्दों का गठन कर सकते हैं, अर्थात नवीन शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो पहले हम शब्दों को बनाना सीखेंगे, किस तरह से बनते हैं शब्द। उनके बाद में हम इनकी जो शब्द शुद्धि है वो पढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम पहले मैंने आपको वर्ण विचार बताया, तो वर्ण विचार किसे बिना वर्ण विचार सीखे संधि हम नहीं सीख सकते। और ऐसी कोई एग्जाम नहीं है, ऐसी कोई कंपटीशन, कोई परीक्षा नहीं है जिसमें हिंदी शब्द दे दिया गया हो, हिंदी व्याकरण शब्द आ गया हो कि हिंदी व्याकरण आएगी और उसमें ये चीज़ नहीं आई। ऐसी कोई परीक्षा नहीं हुई है आज तक। उसमें ये निश्चित रूप से आती है, संधि तो पक्का आती है निश्चित रूप से। संधि तो टॉपिक तो पहले डाल देते हैं वो, हिंदी व्याकरण का जो ही नाम डाला और संधि प्रकरण पहले ही उसमें समाहित हो जाता है। हाँ, वर्ण विचार जरूर बात करता हूँ मैं, वर्ण विचार नहीं डालते, लेकिन वर्ण विचार के बिना ये संभव नहीं है। क्योंकि वर्ण विचार के ऊपर ही संधि चलेगी। जैसे अघोष सघोष की संधि है, अल्पप्राण महाप्राण है, तो उसमें सारी ये संधि में सारा वर्ण विचार है, यहाँ पर काम आएगा। तो हम आज शुरू करते हैं संधि। पहला अपना ये प्रकरण रहेगा शब्द निर्माण से संबंधित है संधि। तो दोस्तों देखिए संधि होती क्या है। संधि का दोस्तों अगर हम अर्थ देखें, शब्दार्थ, संधि का अगर शब्दार्थ देखें तो शब्दार्थ होता है दोस्तों इसमें मेल जोल, आपसी मेल मिलाप, मेल जोल, आपसी जो मेल मिलाप होता है उसे क्या कह देते हैं हम, संधि कह देते हैं हम। कैसे देखिए दोस्तों, अब संधि को आप शब्दों को देखिए। मैंने एक बार पहले कही थी आपसे कि हिंदी को पढ़ने से पहले या किसी भी चीज को देखने से पहले, पढ़ने से पहले उसके शब्दों को गौर कीजिए। शब्दों के ऊपर अगर आप गौर करेंगे, ध्यान देंगे, तो आपको उसकी परिभाषा स्वतः ही मिल जाएगी, अपने मन में स्वतः ही स्फुरित हो जाएगी परिभाषा की करना क्या चाहता है। संधि का आपने नाम बहुत बार सुना होगा कि अलवर के राजा ने संधि की, भरतपुर के राजा ने संधि की, जयपुर के राजा ने अंग्रेजों से संधि की। तो वो क्या थी, वो दोस्तों एक तरह से समझ लीजिए यही संधि होती थी। उनमें क्या होता था, पहले अनबन जाती थी अंग्रेजों के साथ में, अनबन जाती थी तो युद्ध होता था। तो ये बेचारे जो छोटे राजा होते थे ये डर जाते थे और उनसे संधि कर लेते, अर्थात मेल जोल मेल मिलाप
उनसे कर लेते थे, तो वो क्या हो जाती थी, संधि। अब वहां पर क्या होता था, वहां पर दो राजाओं के बीच में संधि होती थी, मेलजोल होता था, अंतर संबंध उनमें होता था। और संधि करने के बाद में वो अंतर संबंध अर्थात अपनी पुत्रियों को विवाह भी उनके साथ में कर दिया करते थे अपने राज्य को बचाने के लिए। चलो वहां तक तो हम नहीं जाएंगे, अपना मेन मकसद क्या, संधि का समझना। तो वहां पर क्या होता, लड़ाई झगड़ा होता। अब लड़ाई झगड़ा होते ही उनमें मेलजोल करवाना पड़ता था, उनमें संबंध स्थापित कराना पड़ता था। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या दो राजा थे और यहाँ पर क्या हो गया, देखिए दो राजाओं के बीच में संधि किनके बीच में होती थी, दो राजाओं के बीच में। और यहाँ पर क्या होगी, अपने दो वर्णों के बीच में। अब कहोगे सर ये राजा लड़ते तब संधि करते, ये वर्ण थोड़े लड़ते हैं, बिल्कुल सही है, नहीं लड़ते, नहीं लड़ेंगे तो नहीं होगी संधि, और आपस में लड़ेंगे तो संधि हो जाएगी। जैसे मैं कहूँ आपसे, देखिए दो राजा है, चलो आपस में अच्छी तरह से मित्रता पूर्वक रह रहे हैं तो कोई संधि की जरूरत ही नहीं है। अगर मित्रता पूर्वक नहीं रह रहे, उनमें कोई झगड़ा हो रहा है तो उनमें संबंध बनाना पड़ेगा, फिर उनको एक दूसरे से राजी करना पड़ेगा या मेलजोल उनका बैठाना पड़ेगा। अगर सही है, देखिए एक उदाहरण देता हूँ आपको मैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ एक पान वाला, पान शब्द है, एक ये वाला शब्द है। यहाँ क्या मान लीजिए पहला राजा ये है, दूसरा राजा ये, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनको मिला दें कोई फर्क नहीं पड़ा, संबंध वैसा है, इनको अलग कर दो चाहे एक जगह कर दो, बात एक ही है। मतलब क्या हुआ कि इनमें दोनों में झगड़ा नहीं हुआ है, और झगड़ा ही नहीं हुआ है कहीं पर, तो संधि किस बात की। तो यहाँ पर दोस्तों संधि नहीं होगी, सिर्फ क्या हो जाएगा, एक संयोग हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, संयोग हो जाएगा। अगर इनमें कुछ परिवर्तन होता है, कुछ विकार होता है, इन दोनों में अगर कुछ परिवर्तन होता है, दोनों में संधि करवाएंगे तो परिवर्तन होना जरूरी है। वो कहेगा तू तोड़े, मेरी जमीन तू ले ले, मेरे को सैनिक सुरक्षा दे दे, ऐसा क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। अगर परिवर्तन ही नहीं है तो संधि नहीं होगी। परिवर्तन होगा या फिर विकार होगा, विकार का मतलब दोस्तों परिवर्तन असंजय होता है, तो वहां पर क्या होगी, संधि होगी, अन्यथा वहां पर सिर्फ संयोग ही होगा। अब परिवर्तन कैसे होता है, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं अपने, जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, ये शब्द इसका क्या बनता है, विद्यालय। यहां पर देखिए संधि होगी, कैसे होगी, विद्या है, विद्या धनालय है यहाँ पर, तो देखिए विद्या प्लस आलय, तो यहाँ पर विद्यालय बन गया, विद्यालय, ये ए गायब हो गया। क्यों हो गया, मैंने बताया था आपको। देखो अब आगे से देखें बात, तो इसमें दीर्घ संधि की, दीर्घ संधि में क्या होता है, ए आ या फिर ए आ के सामने अगर समान स्वर हो, दोनों में इधर ए आ और उधर ए आ हो तो दीर्घ स्वर बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए मेरा मकसद कहने का ये, परिवर्तन या विकार हो जाता है तो वो संधि हो जाती है। अगर परिवर्तन नहीं होता है इनमें कोई, तो वो सिर्फ संयोग होता है। इतनी बात आपके समझ में आ गई कि अगर इनमें कोई झगड़ा ही नहीं है, लड़ाई नहीं है, तो फिर संयोग होगा, उनमें तो कोई संधि की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। संधि की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, जहाँ पर परिवर्तन हो, जहाँ पर विकार हो, वहां पर संधि की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए तो संधि का वो विलोम शब्द क्या होता है, संधि का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, संधि का विलोम शब्द होता है विग्रह। संधि का विलोम शब्द होता है विग्रह, और एक और होता है विच्छेद। दोस्तों अगर दोनों में से अगर आपके ऑप्शन में आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि संधि का, निम्नलिखित में से संधि का विलोम है, विलोम शब्द है, और ऑप्शन में आ जाए, पहले ऑप्शन में आ जाए विग्रह, दूसरे में आ जाए विच्छेद, और दो और कोई ऑप्शन आ जाए, तो यहां पर पहले करना आपको विग्रह, दूसरे नंबर पर आएगा विच्छेद। पहले नंबर पर क्या करना है, विग्रह करना है, दूसरे पर करना है विच्छेद। तो इतनी बात समझ में आ गया कि संधि का विलोम क्या होता है, विग्रह। और परिभाषा, जहां पर दो वर्ण एक साथ हो, दो वर्णों का संयोग मेल हो और उनमें कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो उसे क्या कह देते हैं, हम संधि कह देते हैं। समझ में आ गई यहाँ से परिभाषा आपको, दो वर्णों का मेल हो और परिवर्तन या विकार
उत्पन्न हो जाए, जैसे इस तरह से हो रहा है तो वो क्या कहलाएगी, संधि कहलाएगी। अगर परिवर्तन नहीं हो रहा तो वो मात्र एक संयोग होगा। अब देखिए दोस्तों संधि होती कितने प्रकार की है, ये देखिए अपने पास वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ये वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था आपको 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। और तीसरा एक और होता है विसर्ग, जिसको हमने अंग ए बोल के लिया था, इसको अंग ए, और इनको हमने कहा था अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण की संज्ञा दी थी इनको। तो तीसरा ये विसर्ग हो गया, 2 तो ये हो गए, ये तीसरा ये हो गया विसर्ग। इनके अलावा कोई व्याकरण में वर्ण होता नहीं है। तो 3 वर्ण हो गए, तो 3 ही प्रकार की क्या हो गई, संधि हो गई। वर्णों के भेद कितने हो गए, 3 हो गए, 3 प्रकार की संधि होगी। अब यही देख लीजिए कौन कौन सी होती है। 2 मैंने कौन से बताए थे आपको, स्वर और व्यंजन, ये 2 वर्णों के प्रकार हो गए। और तीसरा कौन सा आ गया, विसर्ग। तो दोस्तों यही 3 प्रकार किसके होते हैं, संधि के होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ये 3 प्रकार होते हैं संधि के। अब ये 3 प्रकार होते हैं संधि के, ये किस किस तरह से होते हैं, कौन कौन सी इनकी परिभाषा होती है, देखिए कैसे होते हैं ये। तो इतनी बात आपके शायद समझ में आ गई होगी कि हम व्याकरण में सिर्फ 3 ही चीज पढ़ेंगे, 3 चीजों में संपूर्ण व्याकरण समाहित होगी, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार हमने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था, जिसका मैंने बता दिया आपको कि प्ले लिस्ट में है, कायल इन द एजुकेशन। आप जो ही ओपन करेंगे तो उसमें प्ले लिस्ट में जाइए, और प्ले लिस्ट में पूरे के पूरे 9 वीडियो डाल रखे मैंने इसके वर्ण विचार के। उसके लास्ट में एक क्वेश्चन का चैप्टर भी दिया हुआ है, जिसमें संपूर्ण जो आज तक एग्जाम हुई है उनमें, जैसे पटवार की है और ये रीट की है, सेकंड ग्रेड की है, फर्स्ट ग्रेड की है, ये सब में जो जो क्वेश्चन आए हैं उन सब का कलेक्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा दोस्तों। अति महत्वपूर्ण वो कलेक्शन है, उसको आप जरूर देखिएगा। फिर है शब्द विचार। तो शब्द विचार में हम शब्दों को पहले निर्माण करेंगे, उनका किस तरह से उनका निर्माण होता है, क्योंकि निर्माण किए बिना हमें शब्द शुद्धि समझ में नहीं आएगी। और शब्दों के निर्माण की मैंने 3 प्रक्रिया बताई आपको, सॉरी 4 प्रक्रिया बताई। 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं शब्दों के निर्माण के, होते हैं संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। इन चारों से अपने शब्दों का निर्माण होता है। तो हम इनमें से पहले पढ़ेंगे हम संधि। अब दोस्तों संधि मैंने बताया आपको क्या होता है, संधि होता है, शब्द होता है, इसका शब्दार्थ होता है मेल जोल, अंतर संबंध। सब ये संधि का अर्थ होता है, शब्दार्थ होता है। जैसे मैंने बताया आपको अभी तक कि संधि किन किन के बीच में होती है, संधि उन्हीं के बीच में होती है जिनमें कोई झगड़ा होता है, जिनमें कोई परिवर्तन होता है। अगर कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई झगड़ा ही नहीं हुआ है, तो वो मात्र एक संयोग कहलाएगा। उनमें संधि करने की आवश्यकता नहीं है कहीं, तो वो संधि नहीं कहलाएगी। तो संधि की परिभाषा क्या होगी, 2 वर्णों का मेल, जहां पर कोई विकार उत्पन्न हो रहा हो, तो उस विकार को क्या कह देंगे, हम संधि कह देंगे। जैसे विकार उत्पन्न इस चीज का हुआ, यहाँ पर आ का हुआ, तो आ किससे मिलके बना, आ, इसमें देखिए आ है, इसमें आ है, यहाँ आ है, तो आ मिलकर फिर क्या हो गया, आई बन गया। तो ये कौन सी होगी, विकार यहाँ हो रहा था, यहाँ पर इसी का नाम ले देंगे हम दीर्घ संधि। तो देखिए आगे दोस्तों, संधि इसमें 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार होते हैं संधि के। अब तीनों प्रकारों को संधि में देखिए क्या क्या इनकी परिभाषा होती है, हम पढ़ेंगे पहले। तीनों को साथ में देखिए परिभाषा तीनों की। स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और तीसरी है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि 3 हो गई। अब देखिए तीनों का, अब कहोगे स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम इनका जोड़ा बनाएंगे। पहले स्वर के साथ में इनको लेंगे, और फिर व्यंजन के साथ में लेंगे तीनों को, फिर लेंगे विसर्ग के साथ में। जैसे स्वर, पहला जोड़ा हम बनाएंगे स्वर का, तो स्वर के साथ में पहले किसको लेंगे, स्वर को, स्वर प्लस स्वर को ले लिया, और दूसरा लेंगे हम फिर व्यंजन को स्वर के साथ में। ये स्वर है यहाँ पर, स्वर के साथ में किसको ले लिया,
व्यंजन को ले लिया। तीसरा लेंगे हम फिर व्यंजन को ले लिया पहले स्वर के साथ में, और फिर ले लिया व्यंजन को व्यंजन के साथ में। चौथा जोड़ा हो जाएगा, पांचवा जोड़ा हो जाएगा। फिर आया विसर्ग के साथ में ले लिया स्वर को पहले, और छठा जोड़ा जगह फिर विसर्ग को ले लिया व्यंजन के साथ में। इसके अलावा दोस्तों इसमें कोई वर्ण इसके अलावा कोई जोड़ा नहीं बनता है। तो देखिए इसमें पहले हमने स्वर को स्वर के साथ में लिया है, और फिर स्वर को व्यंजन के साथ में, व्यंजन के बाद में पहले स्वर को स्वर के साथ में, फिर स्वर को व्यंजन के साथ में ले लिया, फिर व्यंजन को स्वर के साथ में, व्यंजन को व्यंजन के साथ में जोड़ा बना दिया, फिर विसर्ग का स्वर के साथ में, विसर्ग का व्यंजन के साथ में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कहोगे आप कि सर इनमें आपने व्यंजन का जोड़ा नहीं बनाया। तो दोस्तों पहले कह देता हूँ आपसे मैं कि व्यंजन से कोई भी शब्द जो शुरुआत नहीं होती है, किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती यहाँ व्यंजन में, यहाँ शुरुआत में। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं लिखूंगा नमः, तो ये आगे आ रहा है न कि इधर आ रहा है, इस तरह से कोई शब्द की शुरुआत नहीं होती। अर्थात विसर्ग से किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, विसर्ग से किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। इसी कारण से क्या कि यहाँ पर मैंने ये विसर्ग का जोड़ा नहीं बनाया, यही कारण था। देखिए अब क्या होगा, स्वर संधि का मतलब होता है दोनों तरफ स्वर होने चाहिए। तो दोनों तरफ स्वर कौन से में आ रहे हैं, ये स्वर आ रहा है, ये स्वर आ रहा है, यहाँ पर व्यंजन आ गया, तो स्वर संधि दोस्तों ये हो गई। और व्यंजन संधि की परिभाषा देखिए आप, व्यंजन एक तरफ कहीं भी व्यंजन हो तो वो क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। तीन में देखिए, इनमें यहाँ व्यंजन आ रहा है, यहाँ व्यंजन आ रहा है, यहाँ पर व्यंजन आ रहा है, और एक तरफ कहीं पर भी विसर्ग मिल जाए आपको, एक तरफ मिलेगा, इस तरफ आने का मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पर ये होगी कौन सी, विसर्ग। ऐसे ध्यान रखिए, जैसे दोनों तरफ स्वर हो तो क्या हो जाएगी, स्वर संधि। एक तरफ किसी भी तरफ अगर व्यंजन हो मतलब विसर्ग हो, पहले विसर्ग को देख लीजिए, एक तरफ किसी तरह अगर विसर्ग हो तो विसर्ग संधि हो जाएगी, और व्यंजन एक तरफ कहीं भी व्यंजन हो विसर्ग को छोड़कर तो वो कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि कहलाएगी। तो ये होगी दोस्तों आपकी स्वर संधि, और ये होगी व्यंजन संधि, और ये होगी विसर्ग संधि। अब परिभाषा आप अच्छी तरह से देख सकते हैं इसकी। मैं अगर परिभाषा लिखूं तो व्यंजन संधि क्या लिखूंगा कि दोनों तरफ यानी प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों में अगर स्वर का दोनों तरफ स्वर हो तो कौन सी हो जाएगी, स्वर संधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी, दोनों तरफ स्वर, दोनों तरफ स्वर हो, और एक वो शर्त याद रखना वो कि उनमें विकार होना जरूरी है, दोनों तरफ स्वर हो, और उनको संधि करने पर, और संधि करने पर विकार उत्पन्न हो तो कौन सी हो जाएगी, स्वर संधि हो जाएगी। और इसमें देखिए दोनों यानी स्वर के साथ में व्यंजन हो या व्यंजन के साथ में स्वर हो, अर्थात दोनों तरफ यानी व्यंजन संधि किसे कहेंगे हम कि स्वर के साथ व्यंजन का मेल हो या व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो, ऐसी कंडीशन हो तो उसे क्या कहेंगे हम, व्यंजन संधि कह देंगे। और विसर्ग एक तरफ कहीं भी विसर्ग हो तो वह क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि कहलाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब देखिए इनको याद कैसे रखोगे आप, आपने तो कह दिया सर ये बना दिया, लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे, बहुत ही आसान सा तरीका बता रहा हूँ आपको मैं। यहाँ पर क्या आ रहा है, पहले देखिए स्वर व्यंजन विसर्ग, तो दो स्वर दो व्यंजन और दो विसर्ग लिख दीजिए ऐसे आराम से, दो स्वर दो व्यंजन और दो विसर्ग। यहाँ पर देखिए एक स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन, हो गया काम, अच्छी तरह से याद हो जाएगा आपके, स्वर व्यंजन, एक बार स्वर और एक बार
व्यंजन, एक बार स्वर और एक बार व्यंजन। तो याद हो जाएगा आपके, एक बार स्वर और एक बार व्यंजन। और इस तरफ क्या हो जाएगा, 2 बार स्वर, 2 बार व्यंजन और 2 बार विसर्ग। और दोस्तों मैंने आपको ये बात बता दी कि यहाँ पर व्यंजन, ये विसर्ग क्यों नहीं है, कहीं पर भी क्यों नहीं है, विसर्ग से किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर हमने विसर्ग को नहीं लिया। तो दोस्तों इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि 3 ही क्यों होते हैं, संधि के भेद 3 ही क्यों होते हैं, क्योंकि संधि की परिभाषा ही वो होती है, 2 वर्णों के बीच में मेल हो और अगर उनसे कोई विकार उत्पन्न हो तो वो क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। तो वर्ण दोस्तों अपने पास 3 प्रकार के, तो सीधी सी बात है 3 प्रकार की क्या होगी, संधि होगी। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे आपकी एक जो शंका, उसका समाधान करता हूं मैं। देखिए अब कई दोस्तों ने के मन में होगा कि संधि को ऐसे लिखते हैं, संधि को दोस्तों ऐसे भी लिखते हैं और इस तरह से भी लिखते हैं। अब कई दोस्त पूछते हैं इसमें सर सही क्या है, तो सही मेरे मित्रों ये भी सही है और ये भी सही है। दोनों चीजें क्या है, सही है। हम दोनों तरफ से, दोनों तरह से लिख सकते हैं। जैसे हम हिंदी लिखते हैं, हिंदी ऐसे भी लिखते हैं और हिंदी ऐसे भी लिखते हैं, दोनों सही है, ये दोनों सही है। अब दोनों सही क्यों है, इसका मैं आपको कारण बताता हूं। हमने व्यंजन, उसमें व्यंजन वर्णों में पढ़ा था, 5 अपने पास वर्गीय व्यंजन होते हैं जिनको हम स्पर्शी व्यंजन भी बोलते हैं। वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन जिसको हम बोलते हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि वर्गीय व्यंजन कौन से होते हैं, स्पर्शी व्यंजन ये दोनों कौन से होते हैं। तो दोस्तों जिनमें वर्ग बनता है 5-5 के जो जोड़े होते हैं उनको हम वर्गीय व्यंजन बोल देते हैं। और स्पर्श किसी न किसी चीज का वो स्पर्श करके निकलते हैं तो स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं वो। तो वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं अपने पास में, कुल संख्या होती है उनकी 25। कौन से होते हैं, क से लेकर मैं तक, ये 25 अपने पास में वर्गीय व्यंजन होते हैं। मैंने कहा था आपको कि संधि पढ़ेंगे तब यहाँ पर वर्णों की आवश्यकता होगी, तब मैंने आपको वर्ण विचार बताया था। तो और कर लेंगे लिया। तो मैंने बताया था आपको कि वर्णों की आवश्यकता रहेगी, यहाँ पर क्यों रहेगी, संधि में रहेगी। अभी देखो आपके आगे ना यहाँ पर वर्गीय व्यंजन, तो देखिए वर्गीय व्यंजन में अगर एक से वर्गीय व्यंजन अर्थात एक पहले प्रथम अक्षर से, पहले अक्षर से पहले वर्ण से चौथे वर्ण तक, एक से चौथे वर्ण तक अगर कोई वर्ण आता है तो उसमें हम विसर्ग, उसमें हम अनुस्वार और पंचमाक्षर दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है आपके कि 1 से 4 वर्ण तक प्रत्येक वर्ग के, प्रत्येक वर्ग, यहां पर दोस्तों वर्ग क्या होगा, वो वर्गीय व्यंजन हुआ है वर्ग 5 लाइन से, प्रत्येक वर्ग के 1 से 4 वर्ण तक अगर ये आते हैं तो अनुस्वार व पंचमाक्षर दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कौन सा आ गया, तीसरा वर्ण, ये आ गया चौथा वर्ण। तो इससे पहले हम अनुस्वार का भी प्रयोग कर सकते। अनुस्वार मैंने बताया दिया था आपको कि जो ऊपर बिंदी लगती है ऐसी वो क्या होती है, अनुस्वार कहलाती है। तो अनुस्वार का प्रयोग भी कर सकते हैं। पंचमाक्षर, ये दोस्तों पंचमाक्षर है। पंचमाक्षर मैंने बताया था आपको, क का होता है ङ, फिर च का ये, ट का अणे और त का न और प का न, ये पंचमाक्षर होते हैं। तो पंचमाक्षर का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये मैंने पंचमाक्षर का प्रयोग यहाँ पर कर लिया, यहाँ पर कर लिया, और अनुस्वार का प्रयोग ये रहा। तो अनुस्वार और पंचमाक्षर दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। अब इससे ठीक उल्टा कर दीजिए, वर्ग के यानी प्रत्येक वर्ग के, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, 5वां वर्ण बोल दीजिए आप,
पांचवा वर्ण या फिर पंचमाक्षर जहां पर आए, या इसको बोलते हैं पंचमाक्षर। पंचमाक्षर हो तो वहां पर अनुस्वार नहीं लगाते, अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते। नहीं तो किसका करोगे? तो पंचमाक्षर के साथ में पंचमाक्षर का ही प्रयोग होगा, नहीं करके पंचमाक्षर का प्रयोग ही करते हैं। ये दोस्तों आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर प्रत्येक वर्ण के 1 से 5 वर्ण तक हो तो वहां पर अनुस्वार और पंचमाक्षर दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाए अर्थात पंचमाक्षर आ जाए तो वहां पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते हम, और पंचमाक्षर का प्रयोग ही करते हैं। एक उदाहरण देखिए आप इसमें, जैसे मैंने लिख दिया सम्मान। यहां पर देखिए दोस्तों, कभी हमने ऐसा लिखा हुआ देखा है सम्मान? अगर लिखा हुआ देखा तो वह अशुद्ध होगा। क्योंकि यह अशुद्ध क्यों है? इस नियम को फॉलो कर रहा है पंचमाक्षर वाले का, क्योंकि यह पंचमाक्षर है तो इसके पहले हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए क्या हो गया? ये अशुद्ध हो गया, तब सम्मान हो गया इसमें। देखिए फिर देखिए और शब्द बताता हूं आपको मैं, जैसे सन्मति, सत प्लस मति जिसका होता है। अब इसको भी आपने ऐसे लिखा हुआ नहीं देखा होगा, अर्थात ये शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि ये भी यहाँ पर क्या आ रहा है? पंचमाक्षर आ रहा। तो पंचमाक्षर से पहले हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए आप, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप और उदाहरण देखिए, जैसे उन्नति, उन्नति इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, अनुस्वार आप नहीं लगा सकते, ये गलत हो जाएगा, ये सही। क्योंकि वही है कारण कि यहाँ पर ये क्या आ रहा है? पंचमाक्षर का प्रयोग हो रहा है। अब देखिए और देखिए आप उन्नयन, उन्नयन इसको भी हमें इस तरह से नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा आपका। अब देखिए एक दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द जो कई बार परीक्षा में पूछा गया आपसे, वो शब्द देखिए आप। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके, अच्छी तरह से देखिए। अब यहाँ पर बता देता हूँ वो शब्द, फिर मैं बताता हूँ आपको पूरी। एक शब्द होता है दोस्तों सन्यासी, इस तरह से भी लिखते हैं, और दोस्तों देखिए इस तरह से भी लिखते हैं। अब आपको पता चल गया होगा इनमें कौन सा शुद्ध है, मेरे ख्याल से अच्छी तरह पता चल गया होगा। क्योंकि नियम को देखिए आप, पंचमाक्षर हो तो वहां पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। तो दोस्तों ये बैठा पंचमाक्षर, यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है, गलत हो गया। यहाँ पंचमाक्षर है तो यहाँ पर पंचमाक्षर ही लगेगा, तो ये वाला क्या हो गया? शुद्ध हो गए। काफी बार ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न कि सन्यासी, सन्यासी में कौन सा शुद्ध है? तो यहाँ पर ये वाला शुद्ध होगा। एक देखिए दोस्तों जगन्नाथ, जगन्नाथ, और एक होता है जगन्नाथ, इसमें विसर्ग अनुस्वार लगा हुआ है, यहाँ पर भी नहीं लगेगा क्योंकि ये पंचमाक्षर है, यहाँ पर बैठा, गलत हो जाएगा दोस्तों इस तरह से। तो इस नियम को आप ध्यान में रखिए, आपके अनुस्वार वाले प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे। अब देखिए दोस्तों, इतनी बात आपके समझ में आ गई कि संधि के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं, और 3 ही क्यों होते हैं वो भी मैंने आपको बताया। और स्वर संधि की परिभाषा, दोनों तरफ स्वर हो तो क्या हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएगी उनमें। और व्यंजन संधि की परिभाषा, एक तरफ कहीं भी व्यंजन हो, एक तरफ स्वर हो, या दोनों तरफ व्यंजन हो तो क्या हो जाएगी? व्यंजन संधि कहलाएगी। और विसर्ग संधि, एक तरफ विसर्ग हो तो वह क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने बताया आपको कि सर आप सोचोगे कि सर ने विसर्ग को क्यों नहीं लिया? क्योंकि दोस्तों विसर्ग से कभी भी किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती, इसलिए मैंने विसर्ग को यहाँ पर नहीं लिया। और ये संधि के बारे में हमने देखा, संधि शब्द इस तरह से लिखा जाता है या इस तरह से। तो इसको भी हमने अच्छी तरह समझ लिया कि दोस्तों पंचमाक्षर जहां पर होगा द्वितीय वर्ण में, यानी द्वितीय पद में या पर पद में, दोस्तों देखिए 2 पद होते हैं। मैंने यहाँ पर बताया था आपको 2 पद से विद्यालय शब्द लिखा था मैंने, विद्यालय शब्द लिखा था, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय।
ये शब्द लिखा था मैंने, ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है। दोस्तों इसको हमें परपद भी बोल देते हैं, पर पद, इसको परपद भी बोल देते हैं। तो दोनों पदों में से किसी एक पद में अगर विसर्ग हो तो वो कौन सी संधि कहलाएगी? विसर्ग संधि कहलाएगी। हाँ, लेकिन तीनों में एक बात अनिवार्य है कि उनमें विकार उत्पन्न होना जरूरी है। अगर विकार ही कहीं उत्पन्न नहीं हो रहा तो संधि की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी, और वो क्या कहलाएगा? मात्र संयोग कहलाएगा। अब देखिए दोस्तों, आप संधि की परिभाषा हो गई आपके सामने, और संधि का शब्दार्थ हो गया, और संधि शब्द को कैसे लिखते हैं वो बात समझ लिया आपने। संधि का विलोम शब्द कौन सा होता है वो देख लिया आपने। अब संधि विसर्ग संधि होते हैं, विसर्ग संधि ये स्वर संधि होती है, ये दो स्वरों के बीच में होती है। व्यंजन का भी हमने बात कर ली। तो अब संपूर्ण संधियों का हम देखें किस तरह से कैसे कैसे संधि होती है। तो सबसे पहले लेते हैं हम स्वर संधि को। स्वर संधि, स्वर संधि। तो स्वर संधि देखिए कैसे होती है। अपने पास स्वर कितने होते हैं दोस्तों? मैंने वर्ण उच्चारण बताया था आपको। स्वर होते हैं दोस्तों 11, पता होगा आपको। स्वर होते हैं 11, ए, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री। इसको दोस्तों री तो ऐसे बोलते हैं, री बोलते हैं, री री, इस तरह से। ए, ई, ओ और औ, ये होते हैं। अब स्वर संधि में मैंने बताया था आपको स्वर प्लस स्वर ही होगा। क्या बताया दोस्तों? अभी स्वर प्लस स्वर, और एक इसमें शर्त और बताई थी मैंने, विकार जरूरी है। विकार या परिवर्तन ये चीज जरूरी है यहाँ पर। तो दोस्तों देखिए, हम इनको आपस में मेल कराएंगे, इनका आपस में, क्योंकि स्वर संधि दोनों तरफ स्वर, दोनों तरफ ये 11 ही आएंगे। 11 के अलावा तो कुछ आ नहीं सकता, तो ये 11 ही आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, उनको मिलाते हैं। तो दोनों जो मैंने बताया था आपको 4 यहाँ पर मूल स्वर होते हैं, 1 2 3 और ये चौथा मूल स्वर होते हैं 4 इसमें। बाकी इन्हीं से सारे के सारे स्वर ये बने हुए होते हैं। तो हम इनका जो समान स्वर पहले तो उनको देख लेते हैं, आपस में इनको मिलाएंगे। तो इसको मिला देते हैं, ए आ को, फिर ई को, फिर ऊ को, फिर री तो अपने चलते नहीं है, और ये समान है नहीं, असमान स्वर हो गए। तो ये समान स्वर है अपने पास में। अगर इसको जोड़े तो ये भी री संस्कृत में चलता है, यहाँ पर नहीं चलता है। इसके लिए इसलिए संस्कृत में और ये और चलता है, दृश्य स्वर और चलता है, लेकिन हमने हिंदी में ये दृश्य स्वर है नहीं चलता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ। और देखिए, ए अलग होता है, ए और ई से मिलकर बना होता है, और ये वाला ए और ए से मिलकर बना होता है। ये ए और ऊ से बनता है, ये ए और ओ से बनता है। इसलिए ये क्या बताया मैंने आपको, संयुक्त स्वर इनको बताया था। तो ये अलग होते हैं। समान स्वर क्या है? 4 है अपने पास में। तो हम इसको बना लेंगे, ए हो इस तरफ और इस तरफ भी क्या हो, ए हो। तो यहाँ पर देखो दोस्तों दीर्घ आएगा, आ बन जाएगा। इसको इस तरफ ए हो या फिर इस तरफ आ हो तो भी क्या बनेगा, आ। दोनों तरफ अगर समान स्वर हो और आदेश कौन सा, दीर्घ आदेश होता है, तो दीर्घ ही बनेगा। ए और आ मिलकर भी आई होगा, ए और ए मिलकर भी आ हो गया। फिर देखिए, आ प्लस ए मिलकर भी क्या हो जाएगा, आई होगा। और फिर आ प्लस आ मिलकर भी क्या होगा, आ ही होगा। ये कौन सा हो रहा है दोस्तों, दीर्घ। अब देखिए ई का देख लीजिए आप, ई है, दोनों समान स्वर है। ई प्लस ह्रस्व ई तो क्या हो जाएगा, दीर्घ। ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई तो भी क्या होगा, दीर्घ ई ही आदेश होगा। फिर देखिए आप, दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई बराबर ई, या दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई बराबर क्या होगा, दीर्घ ही होगा। तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं। देखिए, इस तरफ कौन सा हो, मतलब कहने का है कि दीर्घ हो या ह्रस्व हो। इस तरफ क्या होगा, दीर्घ हो या फिर ह्रस्व हो, दोनों तरफ कोई से भी हो। परिणाम क्या आना है, परिणाम क्या आना दोस्तों, दीर्घ ही आना है। कौन सा परिणाम आना हो दोस्तों, दीर्घ ही आना है।
दीर्घ का दोस्तों मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का क्या होता है? बड़ा होता है। तो क्या परिणाम आना भी, दो छोटे मिले, चाहे दो छोटे छोटे मिले, चाहे दो बड़े बड़े मिले, परिणाम तो बड़ा ही आएगा। अब परिणाम बड़ा आएगा तो इसका नाम भी क्या रख दिया गया? बड़ा या दीर्घ संधि ही रख दिया गया। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसकी परिभाषा क्या होगी? दोनों तरफ समान स्वर हो तो वहां पर क्या होती है? दीर्घ संधि होती है। आ गया समझ में आपके? दीर्घ संधि कौन सी होती है? ये परिभाषा देख लीजिए, निकल कर आ गया आपके सामने। दोनों तरफ समान स्वर हो तो कौन सी होती है? दीर्घ संधि हो जाती है। वो मैंने बता दिया आपको, दोनों तरफ समान स्वर हो और उनमें विकार हो तो कौन सी हो जाती है? दीर्घ संधि हो जाती है। तो दोस्तों अपने पास में एक संधि आ गई, कौन सी? दीर्घ संधि। तो पहली संधि कौन सी होगी? यहां पर लिख देता हूं, पहली संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि। ये तो पता होगा आपको स्वर संधि के भेद कितने होते हैं दोस्तों? स्वर संधि के भेद होते हैं 5 और पहला भेद हमने आपसे निकाल लिया है। दोनों तरफ अगर समान स्वर हो, चाहे एक तरफ छोटा हो एक तरफ बड़ा हो, कोई सा भी हो, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, उनमें परिणाम क्या होता है? हमेशा दीर्घ ही बनेगा उसका। तो पहली संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि होगी। इतना समझ में आ गया होगा आपके। अब देखिए दूसरी संधि की तरफ चलते हैं। अब हमने इनका जोड़ा बना लिया, 3 जोड़े हो गए अपने पास में। अब इनका हम मेल करवाते हैं आगे वालों से, क्योंकि इतना तो हो गया। अब प्रत्येक स्वर का यानी प्रत्येक का ए का 10 के साथ में मेल होगा, इसका भी 10 के साथ में होगा। अब इनको दोनों को एक जगह कर दिया, 2 हो गए, तो 9 के साथ में मेल सबका होगा। इनका भी 9 के साथ में होगा, इनका भी 9 के साथ में, इसका भी होगा। हर एक का जोड़े का उसमें क्या 9 के साथ में मेल होगा, मेल जोल होगा सबका, तभी तो पूरी संधि होगी अपने पास में। तो अब देखिए हम इसको करवाते हैं मेल। ये जोड़ा है, इसको पहले किससे करवाएंगे? इससे, फिर यहाँ से लेंगे उ से, फिर करवाएंगे इससे, और ये की ये जोड़ा और ये की ये जोड़ा। अब यहाँ से चलेंगे, फिर यहाँ से लेंगे, इससे करवाएंगे मेल। पहले यहाँ से करवा लेते हैं पहले, क्योंकि स्वर से स्वर का मेल हो रहा तो आपस में मेल करवाएंगे, क्योंकि ये स्वर कितने? टोटल 11 और 11 गुणा 11 बराबर 121 जोड़े होते हैं दोस्तों पूरे। इनका हम एक से करवाएंगे तो इस तरह से हमने समान का देख लिया। इन कितने जोड़े हो गया आप देखिए, इसमें एक में 4 आ रहे थे, 4 4 8 8 और 4 12 12 और इसके करेंगे 4 और इसके और हो सकते हैं, लेकिन हमने किए नहीं। तो यहाँ पर इतने जोड़े इसके हो गए, क्योंकि हमने ए आ को मिलाया, फिर ए को ऐसे मिलाया, फिर आ को ऐसे मिलाया, फिर आ को आ से, इस तरह से मिलाया। अब देखिए ये तो हमने, अब इनको मिलाएंगे हम, इसको इससे मिलाएंगे। तो मैंने बताया था आपको, कई बार बता चुका हूं कि ए और ई का उत्तर क्या होता है? ए होता है। ये मैंने बता दिया पहले आपको, गुणादेश होता है। ए और ऊ का उत्तर क्या होता है? ये वाला ओ होता है। इसका क्या हो जाएगा? ओ। ए और ऊ मिलके क्या होता है? ओ होता है। री मिलेगा इसमें, तो इसका क्या होगा जाता दोस्तों? अर। अगर संधि में कहीं पर भी आपको व्यंजन मिलता दिखे, लास्ट में व्यंजन बनता दिखे, तो वो हमेशा हलंत होगा। जैसे औ बनता है, आओ बनता है, तो वो हमेशा हलंत होगा। तो दोस्तों मैंने बताया था आपको गुणस्वर में कि ये वाले कौन से होते हैं? गुणस्वर होते हैं। ए ओ अर, ये क्या होते हैं? ए ओ और अर। ये तीसरा, ये क्या होते हैं? गुणस्वर कहलाते हैं। तो ए और ई मिलकर क्या बनेगा? ए और ए आ। इसमें ए आ प्लस ऊ, कोई सा भी मिलो इसमें चाहिए, जोड़े बना रही है हमने, इसमें से कोई सा भी मिलो क्या हो जाएगा? ओ। और ए हो या आ हो, देखिए इस तरह से समझिए इसको, ए या आ हो, प्लस क्या हो जाएगा? दीर्घ ई हो या ह्रस्व ई हो। अगर ये मिलेंगे तो बनेगा क्या? इसमें ए ही बनना है। फिर देखिए इस तरफ से ए आ हो नहीं है, हम ए आ का मेल करवा रहे हैं, प्लस ऊ, हाँ प्लस ऊ ह्रस्व हो या फिर दीर्घ हो, बनेगा क्या? ओ ही बनेगा। अब देखिए इस तरफ से ए आ है, क्योंकि ए आ का हम संधि करवा रहे हैं, तो इस तरफ क्या होगा? री, तो क्या होगा? अर होगा। गुणादेश से दोस्तों ये बात है क्लियर हो जाती है। अब ये संधि कौन सी होगी? मैंने बोल रहा हूँ बार बार आपको गुणादेश और गुणादेश कह रहा हूँ, तो दोस्तों नाम लिख दिए यहाँ पर
गुण संधि। कौन सी संधि होगी? कौन सी संधि होगी? ये गुण संधि हो गई। दो संधि आपके सामने आ गई। अब ये दो बच्चे, तो मैं बता चुका हूं आपको ए आ, इसके साथ में अगर इसका मेल कराएंगे तो क्या होगा? मैंने बताया था आपको कि देखिए ए आ, ये वर्ण विचार में हमने पढ़ लिया था, ए आ प्लस ए या आई, इनमें से कोई सा हो तो दोस्तों क्या होगा? आई ही बनेगा। फिर ए या आ प्लस ओ या फिर हो औ, तो कौन सा बनेगा दोस्तों? औ बनेगा। ये कौन सी संधि होगी दोस्तों? इसको देखिए, इससे मिलाकर देख लीजिए आप। यहाँ पर क्या है? ए सिंगल है, यहाँ पर वृद्धि होगी एक मात्रा की, यहाँ पर भी सिंगल मात्रा है, यहाँ पर क्या होगी? वृद्धि होगी एक मात्रा की, एक एक मात्रा की दोनों में वृद्धि होगी। तो दोस्तों लिख दीजिए वृद्धि संधि। क्या होगी? ये होगी वृद्धि संधि। कोई दिक्कत? इसको मिलाया हमने, क्या आदेश हो गया? आई, और यहाँ पर क्या हो गया? औ। यहाँ पर देखिए मात्रा नहीं है, वृद्धि होगी एक मात्रा की, यहाँ पर एक मात्रा है, एक वृद्धि होगी। तो दोस्तों कौन सी संधि होगी? तीसरी वृद्धि संधि होगी। तो इसकी परिभाषा देखिए दोस्तों, जहां पर ए आ के साथ में ए और आई हो, ओ ए आई या फिर ओ औ हो, तो दोनों से मिलकर आई और औ आदेश होता है, तो वही क्या कहलाती है? वृद्धि संधि कहलाती है। और ये होगी दोस्तों गुण, ये गुण, और ये होगी वृद्धि संधि। ये दूसरी और ये तीसरी। तो दोस्तों अपने पास में कितनी संधि आ गई? 3 संधि तो आ गई। अब बच्ची कौन सी? 2। अब 2 को भी हम देखते हैं। 2 संधि और बच गई, 2 कौन कौन सी है उनको भी हम देखते हैं। अब दोस्तों हमने मेल करा दिया इनका, ए आ का करवा दिया। अब हम करवाएंगे ई ई उ का। और वैसे 2 संधियों का अगर आप पूछो तो आपको सूत्र बता दूं। सूत्र को सिर्फ एक लाइन ही रखनी है आपको, और सारे के सारे सूत्र आपके वो संधि समझ में आ जाएगी। तो अपने पास में पहले बता देता हूं आपको कौन सी संधि बची है। एक तो बची है यण स्वर संधि, और 5वीं बची है अयादि स्वर संधि। तो यण का सूत्र होता है दोस्तों, देखिए इको यण ची, इको यण ची। अब देखिए दोस्तों आपकी ये समझ में नहीं आएगा इको यण ची क्या है। ये होता है दोस्तों, एक होता है संस्कृत में माहेश्वरी सूत्र। मैंने उसके बारे में चर्चा की थी। कब? जब मैं आपको वर्ण विचार पढ़ा रहा था उस समय माहेश्वरी सूत्र की चर्चा की थी। ये कितने होते हैं दोस्तों? संख्या में 14 होते हैं। 14 कौन कौन से होते हैं? देखिए आप, ये ए ई उण री री क ए ओंग ऐ औच यम गण नम जब गढ़ दस जबे गढ़ बस, ये 14 सूत्र होते हैं माहेश्वरी सूत्र। ये सूत्रों के आधार पर ये परिभाषा है दोस्तों। तो इक होता है वो यण में परिवर्तन हो जाता है इक का। इक कौन से होते हैं? मैंने बताया आपको ए ई, ए को छोड़ दीजिए, ए के बाद में क्या आ गया? ए ई में दोनों आ जाएंगे, ई उण, ये ऊ में भी दोनों आ जाएंगे, ऊ ए ई उण। और री क री आ जाएगा इसमें, और री तो दोस्तों अपने संस्कृत में चलता है, यहाँ पर नहीं चलता है, तो क साइलेंट रहेगा। तो ई ऊ और री, यहाँ तक ये आ जाएंगे। अब इनका बनेगा क्या? यण बनेगा इसका। यण कौन से होते हैं? ए ई उन री री क ए ओंग ऐ औच ये व रे। तो इसका क्या बन जाएगा? ये व रे ल, ये व रे लण, ये होता है। इसका होता है ये व रे लण। ये तो इसका ई का क्या बन जाएगा? ये, और ऊ का क्या बन जाएगा? वह, और री का क्या बन जाएगा? रे, और री का क्या बन जाएगा? ले। ये अपने काम में आएगा नहीं। अपने पास 3 ही आप अपने को याद रखनी है। अब देखिए दोस्तों, ए ई के बाद में अब ये हो गया, तो लेकिन होगा कैसे? कब ये? इसके आगे अगर असमान स्वर हो, असमान स्वर, कोई सा भी स्वर आ जाए आगे, इनको छोड़ के तो समान हो जाएंगे। इसके बाद में तो इसके साथ में कोई सा भी असमान स्वर हो तो ये आदेश हो जाता है। बाकी स्वर होगा उसकी मात्रा
लग जाएगा। दोस्तों अभी मैं आपको सूत्र नहीं इनका वो उदाहरण नहीं बता रहा हूँ, उदाहरण तो बहुत सारे भरे पड़े किताबों में, कहीं भी आप देख सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को आपको समझना बहुत जरूरी है। उदाहरण तो मैं भी कितने भी हजारों बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने अभी तक आपको उदाहरण नहीं बताया, उदाहरण बताऊंगा बाद में मैं एक एक संधि का लेकर, क्योंकि आपके संधि प्रकरण पहले से मूल नींव मजबूत होनी जरूरी है। वहां से अगर आप मजबूत होंगे तो उदाहरण तो आप देख भी लोगे कि उनसे संधि का कैसे हुआ है, वो तो आप भी देख लोगे, लेकिन ये जरूरी है यहाँ पर कि ये समझ में आना बहुत जरूरी है। 5 ही प्रकार क्यों होते हैं। तो यह इतनी बात आपके समझ में आ गई। मैंने बताया आपको कि यहाँ से ये देख लीजिए, यहाँ तक बताया मैंने आपको। इसका जोड़ा मैंने बना लिया था पहले, इस तरफ से देखिए आप, इसका बना लिया था मैंने आप पहले, सबसे मिलान कर दिया। आप इनका सबसे कर दीजिए, सबसे हो गया, खुद से तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ लिख दिया मैंने समान, समान हो जाएगा। समान होते दोस्तों कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। तो इसलिए समान स्वर हम नहीं ले सकते, और इनको ले लीजिए किसके साथ में, सभी के साथ जो बचे हुए हैं ये निकाल दीजिए, 1 2 3 4 5 निकाल दीजिए, बाकी 6 बच गए। 6 के साथ में हम इनका योग करेंगे तो कौन सी हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। और यण संधि में अगर मान लीजिए इसके साथ में ई के साथ में ये आ गया तो ये आदेश हो जाएगा, और आ गया तो या की मात्रा लग जाएगी यहाँ पर। इसको मैं आपको जो उदाहरण है वो बाद में बताऊंगा। अब देखिए 5वीं संधि आ गया आपके पास में यण संधि, चौथी संधि आ गया अपने पास यण संधि। अब 5वीं बच्ची है अपने पास में अयादी संधि। अयादी संधि का दोस्तों एक सूत्र है, मैंने सूत्र के हिसाब से बता दिया आपको, और उस तरह से भी बता दिया कि इनका अब इसका मेल हमने करा दिया था, किससे, सभी से करवा दिया था। 3 संधि अपने पास में आ गई थी। अब इसको छोड़ दीजिए, इसका करवा दीजिए, अब इन दोनों का करवा दीजिए, सबसे हो गई 5 संधि। भाई इसका हमने सबका आ का सबसे मेल करवाया, ई से करवाया, उ से कराया, री से करवाया, ए से करवाया, ओ से करवा दिया। ये हो गया काम अपना, 3 संधि निकल कर आ गया यहाँ से। अब इतना जोड़ा ले लिया हमने, यहाँ से यहाँ तक ए को छोड़ दिया, इधर छोड़ दिया, इनका मेल सबसे करवा दिया, यहाँ तक मेल करवा दिया हमने। अब ये 4 बचे, अब इन 4 का मेल हम करवा देते हैं। तो इसका भी एक सूत्र है, HO I या HO I आ या इस सूत्र को देखिए आप, HO I या वाया वह। देखिए HO का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ से देखिए वही एक वाली बात आ गई। सूत्र बताया मैंने, ए ई उन री री कै ए ओंग ऐ औच, ए ओंग और ऐ औच, ओ और औ, ये हो गया HO ऐ औच। अब इसका देखिए ए ओंग, इसको संधि के अनुसार लिख लेते हैं हम, ए ओ और ऐ औच, यहाँ से शुरू होगा ए ओ ऐ औच। 6 को छोड़ दिया हमने, 6 कोई काम करिए, या HO इस तरह से बनता है, HO या है। अब देखिए आप, अब इसमें आई क्या बनेगा, इसका ए का निकाल दीजिए, आई, फिर ये आई बन गया इसमें, फिर ए बच गया, आई से क्या होगा, ए बच गया तो क्या होगा, अब HO I वाया वह। अब और इसमें क्या बच गया, इसका क्या हो गया, अब और ये दोबारा लिख देता हूँ मैं, थोड़ा दूर से लिख देता हूँ इसको, ए आई और औ। अब देखिए आई आ गया यहाँ पर, अब फिर आ गया औ, और क्या हो गया, आय और आओ। देखिए इस तरह से आई आ गया यहाँ पर, फिर आई में से ए निकाल दिया हमने तो क्या हो गया, अब औ में से इसमें से आ निकल गया तो औ के क्या हो गया, आय, और इसमें से निकल गया आ, तो आ गया हो गया आओ। अब एक तो ये सूत्र के द्वारा समझ लिया आपने। अब दूसरा देखिए इस तरफ से, हम हमारे पास बच्चे क्या, ये 4 तो बच्चे थे जिनका इन सबसे मेल करवाना अपने को। तो ए आई और औ के बाद में ए समान स्वर अपने आप हो जाएंगे। देखिए ए आई ओ औ के बाद
के बाद प्लस, ऐसे लिख दीजिए, सीधा लिख दीजिए आप, प्लस समान स्वर। समान हो गए तो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। स्वर हो तो इनका आदेश हो जाता है, फिर क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, अय, अव, आय, आय, अव और आओ। तो दो सूत्र में इसमें थोड़ा सा फर्क आएगा आपके, क्या आएगा कि यहाँ ए ओम ऐ औच होता है सूत्र, तो यहाँ पर देखिए ऐ अव आय आओ होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका ऐ ए ऐ ओ लिख दिया सीधा हमने, तो क्या हो जाएगा इसका ऐ आय अव आओ। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके संधि में कि किस तरह से ये मेल होता है इनमें। अब दोबारा से बताता हूँ दोस्तों आपको मैं पूरी पांचों संधि। पहले कौन सी थी, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में कौन सा होता है, दोनों तरफ अगर समान वर्ण हो और उनके उनको मिलने से अगर कोई विकार उत्पन्न हो, परिवर्तन हो, तो वहां पर क्या हो जाती है, दीर्घ संधि कहलाती है। दूसरी हमने निकाली थी यहाँ से, इनका मेल करवाया था यहाँ तक, तो कौन सी होगी थी, गुण संधि ए ओ अर, ठीक है। और तीसरी निकालती हमने यहाँ पर कौन सी, वृद्धि संधि, क्योंकि यहाँ पर एक का मात्रा की वृद्धि हो रही थी, तो कौन सी होगी, वृद्धि संधि। और तीसरी हमने इनका मेल करवाया था ये जोड़ा बनाकर, और इसका मेल करवाया था सभी से मेल करवा दिया इनका, तो कौन सी हो गई थी अपने पास यण संधि। और बच गए कौन से, ये चार, इनको भी क्यों छोड़े, इनको भी चार करवा दिया, कौन सी में, अयादि में। तो इस तरह से आप याद रख लीजिए, पहले ए आ का मेल सबसे करवाएंगे, और ये दो जोड़े हो गए अपने पास में, मतलब कहने गए तीन जोड़े बन गए अपने पास में, नहीं बन गए क्या तीन जोड़े। इनको पहले तीन से जो करवाया, फिर दो से करवा दिया। देखिए पहले यहाँ से चलिए, एक का दो से, दूसरे और एक का तीन से, ये नंबर एक जोड़ा हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तो इसको एक नंबर से, एक नंबर वाले को दूसरे से करवा दिया, फिर तीसरे से करवा दिया, फिर दूसरे का दोनों से करवा दिया, एक दो साथ में ही, और फिर इसको दोनों से करवा दिया। यानी पहले का दूसरे तीसरे से करवा दिया, दूसरे का पहले तीसरे से करवा दिया, और तीसरे का पहले और दूसरे से करवा दिया। तो चार संधि अपने पास ये निकल कर आ गई। और दोनों तरफ अगर समान स्वर हो तो वो कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, अब इतनी बात के बाद हमने कल पढ़े इनके बारे में, इनके उदाहरण देखेंगे, और उदाहरण में आपको वो ही बताऊंगा जो एग्जाम में या तो आए हुए हैं, पूछे हुए हैं, या फिर पूछे जाने योग्य होंगे। उन उदाहरणों की हम बातें करेंगे कल। तब तक के लिए दीजिए दोस्तों इजाजत, और कल हम फिर पढ़ेंगे। तो अपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और लीजिए आनंद हिंदी का। जय हिंद दोस्तों।